Guys, welcome to my YouTube channel Learn You Want। So guys, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली ये ऐसे राइटिंग के ऊपर है और ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे राइटिंग जो है ये तमाम स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ख़ास तौर पे पीसीएस वाले स्टूडेंट्स और एचईसी के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चले कंटेंट्स देख लेते हैं। आज इंट्रोडक्शन दूंगा आपको ऐसे के बारे में, टाइप्स ऑफ ऐसे बताऊंगा कि ऐसे की किस तरह की टाइप्स होती हैं, कितनी किस्म की टाइप्स होती हैं। जनरल ऐसे कौन से होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर डिफरेंट बिटवीन ऐसे टॉपिक एंड डिस्कशन बताऊंगा। जनरल मिस्टेक्स बताऊंगा कि स्टूडेंट क्या जनरल मिस्टेक करते हैं अपने ऐसे राइटिंग में। आउटलाइन आपको बताऊंगा कि एक आउटलाइन किस तरह की होनी चाहिए, एक आइडियल आउटलाइन की क्या होती है। फिर उसके बाद इसकी रीड क्या है ऐसे की, और उसके बाद कंक्लूजन का क्या रोल है आपके ऐसे में। ये तमाम चीज़ें आज जानते हैं, तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। द फर्स्ट मैन हु यूज्ड द टर्म एसआई was a Frenchman called Michel de Montaigne. He wrote about his feeling on certain ideas like idealness and anagogy, etc. In the late 1500th century, the first English essayist was Sir Francis Bacon, who wrote on subjects like death, fear, friendships, studies, etc. in the earlier 1600th century. ओके, तो इसका मतलब है ये वो लोग थे जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था ऐसे को। लेकिन इसका बेसिक मतलब क्या था? बट इट वाज इंट्रोड्यूस फॉर स्टूडेंट इन ऑर्डर टू चेक द राइटिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट एंड हाउ मच स्टूडेंट्स आर कैपेबल ऑफ एंड व्हाट आर देयर थिंकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक टॉपिक। तो इसका मतलब क्या था कि स्टूडेंट को जज करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि उनकी राइटिंग स्किल किस तरह की है, कितने कैपेबल हैं, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में उनकी सोच क्या है। यही रीज़न था कि आपकी एजुकेशन सिस्टम में ऐसे को एक वैल्यू दी गई, ताकि स्टूडेंट की कैपेबिलिटी जानी जाए कि वो कितना कैपेबल है। तो सर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऐसे की तरफ। सबसे पहले जो ऐसे का टाइप है उसको नैरेटिव ऐसे कहते हैं। अब नैरेटिव ऐसे का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन स्टोरीज एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। ओके, कि या तो स्टोरी पे बेस करेगा या हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस करेगा। मीन्स पास के वो इवेंट जो कहीं पे हुए हैं, आपके पास में हिस्ट्री देख लें, अपनी मुस्लिम हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, या बहुत ऐसी स्टोरीज हैं जो बेसिकली मिथ हैं या रियलिटीज़ में भी हैं कुछ स्टोरीज, लेकिन स्टोरीज हैं। ओके, उनके बारे में जब भी आप कोई ऐसे लिखेंगे ना तो उसको नैरेटिव ऐसे कहेंगे। इसके एसेंशियल्स क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए? कि एक तो स्ट्रॉन्ग स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी लोगों का इंटरेस्ट उतना ज़्यादा होगा। जितनी वीक स्टोरी होगी लोगों की कंसिडरेशन उतनी ज़्यादा लूज होती जाएगी, और एक टाइम आएगा लोग इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे। यूज़ पास्ट टेंस, सारी बात है, जब आप पास्ट की बात करेंगे तो आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। इंटरेस्टिंग फॉर रीडर्स, अब ज़ाहिर बात है एक रीडर को क्या चाहिए आपकी स्टोरी में या आपके ऐसे में? एक अच्छी चीज़ चाहिए जिससे पढ़ के वो इंटरटेन हो, ताकि उसको और शौक से पढ़े। तो यही डिमांड है इसकी। गुड एंडिंग, अब ऐसा ना स्टोरी तो बहुत अच्छी हो या आपका हिस्टोरिकल ऐसे तो बहुत अच्छा हो, लेकिन एंडिंग बहुत वीक हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा किसी भी पढ़ने वाले पे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो करेक्ट नॉलेज। अब जब हिस्टोरिकल इवेंट्स की आप बात करेंगे ना, तो आपकी नॉलेज का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हवा में तीर चलाने से ऐसे जो है वो कुछ लोगों को नज़र में तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाद लोग जो पढ़े लिखे लोग होंगे या जो हिस्ट्री के इवेंट से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, वो इसको नेगेटिव तरीके से लेंगे, और आप उसको मिसलीड कर रहे हैं तो इस वजह से वो इसको नेगेटिव मार्किंग देंगे। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है जब भी आप इस ऐसे के बारे में बात करें। सो सेकेंड काइंड इसकी जो ऐसे की है वो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। टू राइट समथिंग इन डिटेल विद क्लियर वर्ड्स, कि यहाँ पे जो इस ऐसे की डिमांड क्या है कि वो ऐसे होते हैं जो आपसे डिटेल मांगते हैं। कंप्लीट डिटेल के साथ आप इसको लिखेंगे विद क्लियर वर्ड्स, और वर्ड जो होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए। ओके, जैसे सपोज अगर आपसे पूछें
कि पाकिस्तान का मैच किस तरह का रहा। तो अब जब आप उसके बारे में लिख रहे हैं तो ये जो ऐसे है ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, आपने डिटेल में लिखना है और हर एक वर्ड क्लियर होना चाहिए ताकि दूसरे को समझ भी आए। इसके एसेंशियल क्या है, यूज द वर्ड केयरफुली। बहुत से लोग क्या मिस्टेक कमिट करते हैं, बात पास की कर रहे होंगे और यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं करना आपने। आपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली यूज करना है। फिर जनरल एग्जांपल्स देनी है। ओके, ज़ाहिर बात है, आप जब आप क्रिकेट की कमेंटेटरी सुनते हैं या उसके ऊपर कोई शो देखते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि जनरल एग्जांपल्स के थ्रू समझाया जाता है कि कहाँ पे क्या वीकनेस थी या क्या था। ओके, यूज करेक्ट इडियम्स एंड स्ट्रक्चर। बहुत ही बड़ी मिस्टेक क्या है, बहुत बड़ी मिस्टेक ये है कि लोग ईडियम सही यूज नहीं करते और स्ट्रक्चर वाइज बहुत वीक होते हैं। स्ट्रक्चर में मैं ग्रामर को भी इंक्लूड करूंगा। तो आपने इस ऐसे में इन चीज़ों को ख्याल रखना है कि ये चीज़ें आपके ऐसे का लाजमी हिस्सा हो। अगर ये हिस्सा नहीं होंगे आपके इस ऐसे का तो फिर इसका मतलब आपका ऐसे बहुत ज़्यादा वीक है। अब इसके बाद अगली टाइप की तरफ आ जाते हैं, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। ओके, आर्गुमेंट से आपको पता चल जाता है लेकिन फिर भी एक दफ़ा डेफिनेशन मैंने लिखी है वो आपके लिए पढ़ देता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ ऐसे पर्सन शेयर हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड आर्ग्यूज टू डिफेंड हिम। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक आपको टाइटल दिया जाता है ऐसे का, आप उस पर आर्ग्यू करते हैं क्योंकि उसके दोनों तरफ साइड्स होती हैं। उसकी पॉजिटिव, उसकी एक तरफ साइड कुछ एक चीज बयान करेगी तो दूसरा साइड दूसरी चीज बयान करेगी। जैसे मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल आपको मनी की टॉपिक के ऊपर दे दूं कि अगर आप पैसे के ऊपर टॉपिक लिखेंगे तो पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। ओके, तो आप पॉजिटिव साइड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे या नेगेटिव साइड को, तो आप एक तरफ के होके रह जाएंगे। तो इसमें आप यही करते हैं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं और फिर उस पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए आर्ग्यू करते हैं। तो इसके एसेंशियल क्या है, गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले तो आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ओके, बीच की बिल्ली में जिससे कहता हूँ कि आप मिडल मैन का काम नहीं करना है, आपने क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू देना है। फिर उसके बाद वो पॉइंट ऑफ व्यू सॉलिड रीजन की बुनियाद पे होना चाहिए, मैं ना मानूं की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। ओके, आपके जो रीजन होना चाहिए वो बहुत सॉलिड होना चाहिए कि मैं अगर इस चीज को फेवर कर रहा हूँ तो इस बिना पे कर रहा हूँ। ओके, वो सॉलिड रीजन भी होना चाहिए। उसके बाद आपने ऑथेंटिक फैक्ट्स भी देने हैं, ऐसे फैक्ट्स जो लोग जानते हैं या अगर लोग ढूंढे तो मिल जाए। ऐसा ना हो कि वो चीज बता रहे हो, वो फैक्ट्स बता रहे हो जो कभी दुनिया में थे नहीं। ओके, तो झूठ नहीं बोलना। ओके, और फिर जो लास्ट चीज है इसमें कि जाहिर बात है जब आर्ग्यूमेंट किसी चीज पे होते हैं तो लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वो बहुत दफा नेगेटिव वर्ड यूज कर जाते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि एग्रेसिव होकर नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने बल्कि पॉजिटिव वर्ड यूज करके इस ऐसे को कंप्लीट करना है। तो ये इसके एसेंशियल्स हैं। अब अगली टाइप की तरफ चलते हैं। तो अब लास्ट टाइप ऑफ ऐसे की तरफ आ जाते हैं। इसके चार टाइप है। जो लास्ट टाइप है इसको रोमिंग ऐसे कहते हैं। ओके, इस ऐसे का मतलब क्या है, इज वेयर यू डिस्कस बोथ द साइड। अब यहाँ पे आपने ऐसे के ऊपर ना आपको जो टाइटल दिया गया है ना उसके ऊपर आपने दोनों साइड्स पे बात करनी है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों साइड्स की बात करेंगे। फिर आप जिसको फेवर करते हैं ना आपने एंड में उसको डिस्क्लोज भी करना है। ऐसा ना हो कि पूरी ऐसे पढ़ ले लोगों को ये नहीं पता चले कि जो लिखने वाला है वो किस तरफ है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों साइड को बयान करके फिर किसी एक तरफ जाएंगे। ओके, तो इसके एसेंशियल्स क्या है वो भी देख लेते हैं। पॉइंट शुड बी बेस्ड ऑन द बोथ द साइड। ओके, कि दोनों तरफ की बात करनी चाहिए, एक तरफ क्या एक तरफा बात नहीं हो। ओके, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑन ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट पे भी बेस करती हो, कोई ऑब्जेक्ट भी हो उस बात का। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात हो जिसका ना सर है ना पाँव, ऐसी बात का कोई फायदा नहीं। उसके बाद जो थर्ड एसेंशियल है इसके वो है पॉइंट ऑफ पर्सन शुड कम एट द एंड ऑफ द टॉपिक। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो आपका पॉइंट है वो सबसे एंड पे आएगा, लेकिन इस सेंस में आएगा कि आप दोनों की बात करके फिर आप जिसको फेवर करते हैं ना आप उसको फेवर करेंगे। तो ये चार काइंड है आपके ऐसे की। अब आगे देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जनरल ऐसे की कि आपके पेपर में कौन कौन से ऐसे आते हैं और आपको किस ऐसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, मीन्स किस ऐसे को अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल। ओके, ये वो ऐसे होते हैं जो आपकी किसी हिस्ट्री पे बेस करते हैं। ओके, ये सबसे पहले ऐसे है। इसके काइंड में बहुत सी और भी चीज़ें आ जाएंगी, स्टोरीज आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपके ये इवेंट हिस्ट्री पे बेस करते होंगे और ऐसे भी हिस्ट्री पे बेस करता होगा। दूसरा है साइंटिफिक, मीन्स साइंस
उससे रिलेटेड किसी चीज़ पे बेस करता होगा, ये आपका सेकंड ऐसे होते हैं। ओके, जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तीसरा है रिलीजियस। अब बाद का जो टॉपिक होते हैं ना वो रिलीजियस बेस होते हैं। ओके, तो ये 3 किस्म के टॉपिक हो गए। चौथा है वो करंट अफेयर्स। वो टॉपिक बाद औक़ात या वो ऐसे आ जाते हैं जो आपके करंट अफेयर से रिलेट करते हैं, जिसमें पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस होंगे या और भी इस तरह की चीज़ें होंगी, वो इसमें आ जाती हैं। पाँचवा फिर पॉलिटिकल एक अलग अ, आ जाता है। जैसे कि जैसे सपोज़ आपसे कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए दे सकता है कि एट अ टाइम अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, ये किस्म कैसे आ सकता है, वैसे आता नहीं जनरल केस में। ओके, और जो लास्ट टॉपिक होते हैं ना ये कॉमन टॉपिक होते हैं। मीन्स इसमें आपके सबसे कॉमन एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, टेररिज्म से रिलेटेड है, ये कॉमन टॉपिक है। ओके, ये ना करंट अफेयर में आते हैं, इसको बाद वक़्त रिलीजियस ऐसे से कनेक्ट किया जाता है, पर ये कॉमन टॉपिक है क्योंकि ये हर जगह पे है। ओके, तो ये जो टॉपिक होते हैं ये कॉमन होते हैं। अब किस टॉपिक को अटेम्प्ट करना चाहिए, तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, ऐसे टॉपिक को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें आपके पेपर में जिसमें वक्त के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं। ओके, अगर ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे कि जिसमें चेंजेस नहीं आते, तो फिर सबको पता है। अब हिस्ट्री के जैसे वो अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, तो ये सबको पता है। ओके, इसमें आपके पास कोई न्यू पॉइंट नहीं होते, तो फिर एग्जामिनर की जो इंटरेस्ट है ना वो भी ख़त्म हो जाता है, पढ़ने वाले का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। आपने ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसमें आपके पास या तो बहुत ही वास्ट नॉलेज हो, अगर वास्ट नॉलेज नहीं है तो ऐसे पॉइंट हो जो हर किसी को नहीं पता। ओके, तो आपने ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। और अगर अच्छा टॉपिक लिखना है तो फिर आपको कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके बारे में एक तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अथेंटिक नॉलेज हो, कोई गलत चीज़ नहीं लिखें, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है बहुत सी चीज़ों को। तो फिर आपने ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे पहले आपको अच्छी नॉलेज हो और दूसरा आपके पास पॉइंट बहुत स्ट्रांग हो, आप वो टॉपिक करेंगे। लेकिन ऐसे टॉपिक को अवॉइड करें जो हिस्ट्री से बेस करता है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत से लोगों को पता है। तो हिस्ट्री में जो टॉपिक आप हिस्ट्री के ऊपर लिखेंगे, उसमें जब आप कुछ भी लिखेंगे ना तो वो एग्जामिनर को भी पता है और बाकी पढ़ने वालों को पता है। तो आपकी ज़ाहिर बात है वो जो आपको नंबर देगा ना वो एक एवरेज नंबर होंगे, एक अच्छे नंबर नहीं होंगे। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं बिटवीन एसे, टॉपिक एंड डिस्कशन को। ओके, ये बेसिकली मेरी अपनी एक थ्योरी है। ओके, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है इसलिए मैं आपको ये डिफरेंशिएट बता रहा हूँ। ऐसे क्या होता है, बेसिकली जब आप जनरल केस में ऐसे की बात करते हैं ना, तो आप उस टॉपिक की जो टाइटल है उसके बारे में पॉजिटिव बातें करते हैं और पॉजिटिव रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते। ओके, तो इस वजह से इसको ऐसे कहते हैं कि आप उसके बारे में जो भी बात करेंगे वो पॉजिटिव होगी। आप स्कूल लेवल पे जब जाते हैं तो आपने माय बेस्ट टीचर लिखा हुआ है, माय बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ है। तो आप जब भी माय बेस्ट टीचर की बात करेंगे या माय बेस्ट फ्रेंड की बात करेंगे, तो उन दोनों में आप उनकी अच्छी क्वालिटी बताते हैं, लेकिन कोई बुरी क्वालिटी उनकी डिस्कस नहीं करते, इस वजह से वो ऐसे है। दूसरा है टॉपिक। अब टॉपिक की जब आप बात करेंगे ना, तो टॉपिक में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। आप पॉजिटिव साइड भी बताते हैं और नेगेटिव साइड भी बताते हैं, फिर किसी एक साइड को फेवर कर देते हैं। उसके बाद है डिस्कशन। ओके, डिस्कशन में ऐसा होता है कि आपके सामने 2 पॉइंट्स होते हैं, आप किसी एक पॉइंट की तरफ हो जाते हैं और फिर उस पॉइंट पे दूसरे को कंपेल करने की कोशिश करते हैं कि वो भी उस पॉइंट पे एग्री हो जाए जो आप पॉइंट कह रहे हैं। मीन्स उनके इसका कहने का मतलब ये है कि आप उसको इस बात पे एग्री कर लेते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है और जो दूसरा कह रहा है वो सही नहीं है। ये डिस्कशन होती है। ओके, तो ये इसमें डिफरेंशिएट है। तो अब बात कर लेते हैं जनरल मिस्टेक्स की जो आप बेसिकली ऐसे में करते हैं। जो जनरल मिस्टेक्स है इसमें पहला तो है वीक इंट्रोडक्शन। तो देखिए जो इंट्रोडक्शन होता है ना ये बहुत वीक होता है स्टूडेंट का। ये इंट्रोडक्शन तो बाद औकात स्टूडेंट देता है नहीं है, तो आपका सबसे पहला इंप्रेशन ही आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन है। जितना अच्छा इंट्रोडक्शन होगा उतने ही अच्छे मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा। तो जो इंट्रोडक्शन है वो जितना अच्छा होगा उतना ही बहुत बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेकंड इज नो डेफिनेशन। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि जनरल टॉपिक्स में ऐसा होता है कि जनरल टॉपिक जैसे सपोज एजुकेशन, मनी, इस तरह का कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड वो डेफिनेशन देते ही नहीं है।
तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से एक डेफिनेशन बना के दे दें, ताकि किसी को पता चल सके कि आप किसी टॉपिक के बारे में आपकी सोच क्या है, वो आपकी डेफिनेशन से ज़ाहिर हो जाएगी। ऐसा नहीं कहता कि आप बिल्कुल गूगल वाली कॉपी पेस्ट कर दे, पर डेफिनेशन बनाने की एबिलिटी एक स्टूडेंट में होनी चाहिए। जब तक वो एबिलिटी नहीं होगी तो इसका मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। सेकेंडली, अब जब स्टूडेंट से कहो कि आप एक डेफिनेशन बना दो, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली ये करते हैं कि डेफिनेशन की बजाय इम्पोर्टेंस बताने शुरू कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंस और डेफिनेशन में फ़र्क है, आप दोनों में ये फ़र्क रखना पड़ेगा आपको कि डेफिनेशन क्या होती है और इम्पोर्टेंस क्या है, दोनों अलग फैक्टर्स हैं। लेक ऑफ नॉलेज, ओके, आपकी टॉपिक या ऐसे से रिलेटेड जब भी आप राइटिंग करेंगे ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या कि आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए और नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप वो पॉइंट नहीं लिखेंगे जो वीक नॉलेज पे बेस करते हो। अगर वीक नॉलेज पे बेस करते होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो नॉलेज है वो एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं कर पाएगी। तो नॉलेज जो होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और बहुत वास्ट होनी चाहिए। यूज ऑफ कॉमन पॉइंट, देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत कॉमन पॉइंट्स यूज कर देते हैं टॉपिक में ऐसे में। जस्ट सपोज अगर मैं कहूँ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस्लाम एम्फेसाइज टू गेट एजुकेशन, ओके। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत कॉमन है, ये एक बच्चे को भी पता है, एक एग्जामिनर को भी पता है। वो आपसे ऐसे में डिमांड क्या करता है, वो आपसे ऐसे में यूनिक पॉइंट्स की डिमांड करता है। उसकी जो डिमांड होती है ना, वो हमेशा यूनिक पॉइंट्स की होती है कि आप जितने यूनिक पॉइंट्स ला सके उतना ही अच्छा होगा। तो आपने कॉमन पॉइंट को यूज करने से अवॉइड करना है, ओके। आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा पॉइंट यूज करें और यूनिक से यूनिक पॉइंट यूज करें कि वो आपके एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सके। नेक्स्ट है रॉन्ग पैटर्न ऑफ पैराग्राफ। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जब क्योंकि ऐसे जो होता है वो पैराग्राफ की कैटेगरीज में होता है, तो जब वो पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो वो एक पैराग्राफ को कम से कम 20 से 25 लाइनों का लिख देते हैं। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि पैराग्राफ जो होता है ना, वो 4 से 5 लाइनों में टोटल होना चाहिए, और उसमें आपका पॉइंट जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। आलतू फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। आप टू द पॉइंट रहेंगे तो फिर आप मिस्टेक भी कम कमिट करेंगे। जैसे ही आप ट्रैक से थोड़ा सा भी आउट हो जाएंगे तो पॉइंट भी वो जो है वो ऐसे हो जाएंगे जो बहुत गलत होंगे और आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पैराग्राफ होगा ना वो लंबे से लंबा होता जाएगा। और नुकसान ये होगा कि आपके जो पॉइंट है ना उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा कॉमन पॉइंट्स में। तो जो पैटर्न है पैराग्राफ का वो ये है कि आप एक पैराग्राफ में किसी एक स्पेसिफिक चीज को लें, उसको 4 से 5 लाइनों में डिस्क्राइब कर दें, ओके। उसके बाद अगली चीज पे आ जाता है पैराग्राफ नॉट कनेक्ट विद ईच अदर। उसके बाद जो अगली जो चीज है ना वो ये है कि स्टूडेंट को पैराग्राफ को कनेक्ट करवाने नहीं आता। आपका एग्जामिनर आपसे ये डिमांड करता है कि आप पूरे तरीके से पहले पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करवाएं। कनेक्ट के सेंस में कि आपके पहला पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफ से कोई रेलेवेंसी भी हो। ये नहीं हो कि पहले पैराग्राफ में आप बहुत मशरिक की कर रहे थे और दूसरे पैराग्राफ में आप मगरिब की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर करते हैं तो फिर आप डेफिनेटली अपने जो मार्क्स है वो उस पर खुद कॉम्प्रोमाइज करें उसके साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ पॉइंट, मैंने आपको कहा कि आपने टू द पॉइंट रहना है। जैसे ही टू द पॉइंट से जरा सा भी हटेंगे तो आप आउट ऑफ पॉइंट चले जाएंगे, ऐसी चीजें लिख देंगे जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपने इस चीज को भी अवॉइड करना है और कोशिश यही करनी है कि ऐसे पॉइंट लिखे जाए जो कम से कम आपके वैलिड पॉइंट हो और टू द पॉइंट हो, ओके। कंपैरिजन, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। आप कंपैरिजन जब तक नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, अब आपको पता है कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम अगर कंपेयर किया जाए इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम के साथ, तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएट मिलेगा बिटवीन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम एंड ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में। तो आपने वो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी करना है कि कंपैरिजन करके बताया जाए कि देखिए वहां पे एक चीज इतनी अच्छी है, यहाँ पे अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। तो ये कंपैरिजन करना भी बहुत जरूरी है। वीक बॉडी, ओके। आपका जो ऐसे होता है ना, बेसिकली उसकी बॉडी जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मीन्स आपका जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो नॉलेज है, ये तमाम चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी जो ओवरऑल बॉडी ऑफ ऐसे है वो वीक है तो डेफिनेटली फिर आपको कोई नंबर नहीं देगा। और यहाँ पे भी स्टूडेंट
कहीं ना कहीं लेग कर जाते हैं कि उनकी जो बॉडी होती है ऐसे कि वो बहुत वीक होती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक, ओके, ग्रामेटिकल मिस्टेक बेसिकली किस सेंस में होती है, जब आपको टेंसेस के बारे में नहीं पता। ओके, टेंसेस के बारे में जब तक आपको नहीं पता होगा, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक कहीं कभी दूर नहीं हो सकती। आपको सबसे पहले अगर ऐसे लिखना है एक अच्छा ऐसे, तो आपको टेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उनकी यूटिलाइजेशन सीखनी पड़ेगी। आपकी जो 12 टेंसेस है ना, उनको अच्छे तरीके से समझ लें, तो फिर आपको ऐसे में ग्रामेटिकल मिस्टेक करने की गुंजाइश जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सेंस जो है वो गलत हो जाता है। जैसे आप बात प्रेजेंट की करना चाह रहे होते हैं, लेकिन ऐसा टेंस लिख देते हैं जो पास्ट की बात करता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो नॉट टेक कंसिडरेशन। ओके, देखिए, आपका आप जब एक बुक लेने किसी जगह पे जाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं कि उस बुक की कवर को देख के, उसके कंटेंट्स को देख के फिर उस बुक को खरीदते हैं। आपको कोई भी शॉपकीपर जो है, जो स्टेशनरी वाला है, वो आपको कभी पूरी बुक पढ़ने नहीं देगा। ओके, आप जब भी बुक लेंगे ना, तो कंटेंट्स और जो बाहर का कवर है वो देख के लेंगे। ओके, और जब आप उसको पढ़ेंगे, अगर वो बोरिंग हुई तो फिर आप उसको आगे नहीं पढ़ेंगे। सही है? तो डेफिनेटली ये चीज एग्जामिनर भी देखता है। एग्जामिनर भी आपका ऐसे उस वक्त पढ़ेगा जब उसमें उसको कोई इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो एग्जामिनर डेफिनेटली उसको नहीं पढ़ेगा, और कोशिश ये करेगा बस आपको एक गिने चुने नंबर दे के आगे चला जाए। ओके, तो आपने ये कोशिश ये करनी है कि आपका जो ऐसे ना वो इंटरेस्टिंग हो। आप ये आपको पता किस तरह चल सकता है, जब आप एक ऐसे लिख लेना, अगर आपके पास टाइम हो तो एक दफा उसको खुद पढ़ ले। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपका ऐसे, अगर आप खुद बोर हो जाते हैं, मीन्स यॉर्निंग आनी शुरू हो जाती है। ओके, अगर यॉर्निंग आनी शुरू होगी तो इसका मतलब ये ऐसे बहुत बोरिंग है। अगर आपके लिए बोरिंग है तो एग्जामिनर के लिए भी बोरिंग होगा। लेकिन अगर आपकी कंसंट्रेशन लूज नहीं हो रही तो एग्जामिनर की भी नहीं होगी। ओके, तो इसको जज करने का ये तरीका है कि आपने कोशिश ये करनी है कि एग्जामिनर की कंसिडरेशन कहीं पे भी मिस ना हो। लास्ट चीज जो है वो जनरल मिस्टेक्स में वो है वीक कंक्लूजन। अब ऐसा होता है कि बहुत स्टूडेंट का जो ऐसे होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छी डेफिनेशन भी दे देते हैं, कंपैरिजन भी करते हैं, पैराग्राफ भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहाँ पे मार खा जाते हैं, वीक कंक्लूजन में। तो आपने कोशिश ये करनी है कि कंक्लूजन ज्यादा वीक ना हो। कंक्लूजन अगर वीक होगी तो आपके जितने भी राइटिंग है, जितनी भी मेन बॉडी ऑफ ऐसे है, उसको तमाम को डिस्ट्रॉय कर देगी। ओके, तो आपने कोशिश ये करनी है कि कंक्लूजन बहुत अच्छी हो। ये आपकी जनरल मिस्टेक है जो स्टूडेंट कमिट करते हैं। अब एक आउटलाइन समझ लेते हैं कि एक आइडियल ऐसे की आउटलाइन क्या है। ओके, इसमें डिफरेंशिएट हो सकता है, अगर और अच्छे पॉइंट आते हैं तो बिल्कुल उसमें उसको ऐड करें इसमें। ओके, लेकिन एक अच्छा आउटलाइन के जो होगी एक ऐसे की, वो उसमें क्या होना चाहिए, एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जितना अच्छा इंट्रोडक्शन होगा उतना ही आपकी पहले जो बॉडी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। सेकंड है डेफिनेशन। उसके बाद एक अच्छी सी डेफिनेशन होनी चाहिए जो आपके टॉपिक से रिलेट करती हो। ऐसा ना हो आपकी बात एजुकेशन के ऊपर हो रही हो और आप एक ऐसी डेफिनेशन दे रहे हो जो एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ हो, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक रेफरेंसेस देखें, हम मुसलमान है ना, हमारे लिए सबसे अच्छे रेफरेंसेस कौन से हैं? हमारे लिए सबसे अच्छे रेफरेंसेस इस्लामिक रेफरेंसेस हैं। आप कुरान, सुन्नत और हदीस की रेफरेंसेस दे सकते हैं, जिससे आप किसी टॉपिक की इम्पोर्टेंस को जाहिर करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ से देख लो कि आपका इस्लाम भी ये बात कहता है, हदीस से भी साबित है, वाइस सेइंग ऑफ प्रॉफिट अपॉन हिम भी हैं, और भी बहुत तरीकों से आपने इस्लामिक रेफरेंस लाजमी शो करने हैं अगर एक अच्छा टॉपिक लिखना है। हिस्टोरिकल रेफरेंस, आपको पता है कि हिस्ट्री अपने आप को बार बार रिपीट करती है, तो आपने जब भी कोई टॉपिक लिखना है या कोई ऐसे लिखना है, तो हिस्ट्री का रेफरेंस, अगर बहुत अच्छा कोई हिस्ट्री का रेफरेंस है तो वो रिपीट करें बार बार। हिस्ट्री के रेफरेंसेस से ये होता है कि आपके पॉइंट और ज़्यादा वैलिड हो जाते हैं। ओके, तो हिस्ट्री के रेफरेंसेस भी अगर हो तो ज़रूर दिया करें अपने ऐसे में। तीसरा, बुक रेफरेंसेस। देखें, आपके एग्जामिनर को कब पता चलेगा कि वाकई आपकी नॉलेज बहुत वास्ट है, जब आप डिफरेंट बुक के रेफरेंसेस देंगे कि ये इस बुक में लिखा हुआ है। ओके, इस बुक में ये रेफरेंस दिया गया है, तो जब आप डिफरेंट बुक के रेफरेंसेस देते हैं ना, तो वो आपके ऐसे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। द नेक्स्ट वन इज जनरल रेफरेंसेस। उसके बाद दुनिया के, आपके दुनिया में हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल मिल जाती है किसी चीज़ के बारे में,
तो आपने दुनिया के वो रेफरेंसेस भी देने हैं कि देखिए यहाँ पे एक ये अच्छी चीज़ है, हमारी कंट्री में भी होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आप देंगे जनरल रेफरेंसेस में, एग्जांपल्स के थ्रू समझाए एग्जामिनर को। देखें, आपकी बात चीज़ें जो आप थ्रू योर राइटिंग नहीं समझा सकते, वो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल्स भी देंगे, उसमें आप दुनिया की एग्जाम्पल दे दें, किसी स्पेसिफिक कंट्री की एग्जाम्पल दे दें, किसी प्रोवेंस की दे दें। तो ये तमाम एग्जाम्पल आप देख के एग्जामिनर का कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। लेकिन जो एग्जाम्पल होनी चाहिए ना, वो सही भी होनी चाहिए, तुक्के वाली नहीं होनी चाहिए। लेक इन आवर सोसाइटी। ओके, अब आपने जो अगला हेडिंग है जिस पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है कि क्या चीज़ लेक करती है। जब आप रेफरेंस दे रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब वो आपकी सोसाइटी में नहीं है। अगर आपकी सोसाइटी में है, तो फिर आप रेफरेंस नहीं देंगे। ओके, कहाँ पे आपकी सोसाइटी में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और अगर वो किसी दूसरी सोसाइटी में है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह है, ये आप ज़रूर बताएंगे। ओके, और आप फिर अपनी सोसाइटी से कंपैरिजन करेंगे कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। ओके, तो ये अगली चीज़ है। व्हाट इम्प्रूवमेंट नीडेड, उसके बाद अपने इम्प्रूवमेंट बता सकते हैं कि इसमें से इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की जाए। लेकिन जस्ट बहुत बहुत सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो है वो पंजाब का है। तो बाकी प्रोविंसेस जब भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगी, तो वो आइडियलाइज किसको करेंगी, पंजाब को। ओके, और पंजाब से जो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, वो लेके अपने प्रोविंस में इम्प्लीमेंट करेंगी, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा अच्छा क्लियर करवा सके एग्जामिनर का कि हमें इम्प्रूवमेंट की, इस तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, अदर साइड, अब ऐसा नहीं है कि अगर फ़ायदे बताने शुरू करेंगे तो फ़ायदे ही बताते जाएंगे ना। आपने दोनों साइड की बात करनी है, पॉजिटिव साइड की बात भी करनी है, नेगेटिव साइड की भी बात करनी है। डेफिनेटली अब जो पर्सन होगा वो पॉजिटिव साइड को प्रेफरेंस देगा। ओके, लेकिन बात दोनों तरीके की होनी चाहिए, ताकि एक प्रॉपर आइडिया बन जाए कि अच्छा, जो आपका लिखने वाला है वो ये भी सोचता है और उसके साथ उसको ये भी पता है। तो ये दोनों तरीके से होने चाहिए। उसके बाद सजेशन होने चाहिए, आपके अपने जो सजेशन है ना, किसी भी चीज़ या किसी भी टॉपिक के बारे में, वो भी होने चाहिए। जितने अच्छे सजेशन होंगे, उतना ही अच्छा आपका टॉपिक कंक्लूड होगा। उसको कंक्लूजन में भी सजेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर पहले भी देना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप दे सकते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी टॉपिक में। ओके, आप कोई भी टॉपिक एक अच्छी कंक्लूजन का मोहताज होता है। आप जितनी अच्छी कंक्लूजन देंगे, आपका टॉपिक उतना ही अच्छा होगा। और अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कभी लिखने लगे ना, तो हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आप एक आउटलाइन बना लिया करें ऐसे में। ऐसे में जब आप एक आउटलाइन बना लेंगे ना, तो आप अपने पॉइंट्स आपके जहन में रिमाइंड हो जाएंगे अगर भूल भी जाते हैं। क्योंकि जब आप आउटलाइन देखेंगे ना एक, ओके, तो आउटलाइन में आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें अब मैंने अगली चीज़ लिखनी क्या है। तो एक आउटलाइन से ये होता है कि आपके पॉइंट्स अगर कभी भूल भी जाए ना, तो वो आपको एकदम याद आ जाते हैं, अच्छा मैंने इस जगह पे ये लिखना था। तो एक आउटलाइन बहुत ज़रूरी है, वो भी लिखा करें। और उसको अपने दिमाग, अगर बना नहीं सकते तो अपने दिमाग में एक आउटलाइन बना लिया। अब बात करते हैं कि ऐसे में इसकी नीड क्या है। तो ऐसे की नीड या क्यों लिखवाया जाता है स्टूडेंट से। तो सबसे पहले आपके राइटिंग स्किल चेक करना इसकी रीज़न होती है कि आपकी राइटिंग स्किल चेक कीजिए कि आया आप कहाँ पे राइटिंग में लेक करते हैं। अगर कहीं पे लेक करते हैं तो वो कौन सी जगह है। तो राइटिंग स्किल चेक करना मकसद होता है। सेकंड जो इसका रीज़न होता है वो आपकी नॉलेज को जज करना होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में कितना जानते हैं, आपकी नॉलेज कितनी है। देखें, जो एक कोर्स है ना, उससे आपकी स्किल्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो सब ने समझा हुआ है। ओके, एक टीचर ने आपको समझाया और आपने समझ लिया। लेकिन जो ऐसे है ना, उसमें आपकी अपनी पर्सनल नॉलेज भी होती है। तो ये आपको जज करने का दूसरा तरीका, इस वजह से इसकी ज़रूरत पड़ती है। तीसरा ये है कि आपकी थिंकिंग किस तरह की है। आया कि बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, ये तमाम चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। अगर आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही नेगेटिव है, तो ये भी आप कैसे से पता चल जाएगा। और अगर बहुत पॉजिटिव है तो ये भी पता चल जाएगा। ओके, फिर अगली जो चीज़ है वो है पॉजिटिव साइड। देखिए, टॉपिक में जनरल तरीके से जो देखा जाता है ना, कि कोई शख्स कितना अच्छा सोचता है, ये भी देखा जाता है, या कितना पॉजिटिव है, ये भी देखा जाता है। तो इस वजह से उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उसके लिए आपका ऐसे लिखवाना आपसे ज़रूरी है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, अब ये देखा जाएगा कि आपको ग्रामर के बारे में कितनी नॉलेज है। ओके,
जितनी नॉलेज ग्रामर के बारे में होगी डेफिनेटली ऐसे आपको उतना स्ट्रांग होगा स्ट्रक्चर वाइज, उनमें मिस्टेक कम होंगी। ओके, और जो लास्ट चीज़ है जिसकी वजह से दिखवाया जाता है आपका ऐसे, वो है सजेशन। आप फॉरेन कंट्री की मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि सजेशन, बहुत ऐसे सजेशन थे जो स्टूडेंट्स ने दिए थे, उसको बाहर की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर लिए और वो एक बहुत बड़ा मॉडल बन गया। ओके, तो इसी तरह से जो सजेशन है ना, ये आपकी एक मेंटेलिटी को शो करते हैं कि आप कितने फॉर साइट हैं, कितना दूर अंदेश हैं आप। ओके, ये चीज़ें आपको कहाँ कहाँ कब पता चलेंगी, जब आप एक ऐसे लिखेंगे और वहाँ पे अपने एक सजेशन देंगे, तो एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि वाकई ये जो स्टूडेंट है इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि कल को कुछ अच्छा सोच के ये अच्छा कर सकता है। इस वजह से ऐसे लिखवाया जाता है। और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू दी जाती है उसी ऐसे को दी जाती है। तो ये आपकी नीड है। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। देखिए मैंने लिखा हुआ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसे दैट कंक्लूजन शुड बेस्ड ऑन सॉलिड वर्ड एंड मस्ट नॉट बी मोर देन 4 and 5 लाइन्स। अब देखिए कंक्लूजन हमेशा याद रखें, एक तो छोटी होनी चाहिए। जितनी बड़ी कंक्लूजन होगी उतना ही ज़्यादा कचरा बन जाएगा। ओके, और लोगों को समझने में मुश्किल होगी। तो कंक्लूजन छोटी होनी चाहिए लेकिन सॉलिड पॉइंट पे बेस करती हो। ऐसा ना हो कि कंक्लूजन छोटी तो कर दी लेकिन कोई सॉलिड पॉइंट है ही नहीं। ओके, तो सॉलिड पॉइंट जैसे ही लिखे जाएंगे कंक्लूजन में, वो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि कंक्लूजन को आप उन तमाम आउटलाइन से कलेक्ट करके उसको कंक्लूजन में ऐड कर दें। ये भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट सॉलिड होने चाहिए। ओके, पॉइंट सॉलिड हो और 4 से 5 लाइनें आपको चाहिए कंक्लूजन के लिए। अगर ये कर लेते हैं तो आपका ऐसे बहुत अच्छा बन जाएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए अपने बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।